नमस्कार। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज इतिहास के अपने सबसे बड़े जल संकट से होकर गुजर रहा है। हमारे देश में आज करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस जल संकट की चपेट में हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सन 2030 तक भारत में 40% भारतीय ऐसे होंगे जिनके पास पीने का पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। कहाँ से लाएंगे हम इतना पानी? एक तो वैसे ही ये महामारी, एक तरफ से वायु प्रदूषण और अब एक तरफ से जल संकट की ये डरावनी खबर। वाकई में बहुत डरावना है ये वर्तमान और आने वाला भविष्य। तो चलिए कुछ देर के लिए अतीत में चलते हैं, पुराने भारत में, भारत के मध्य प्रदेश में। वहाँ की एक लोक कथा है, बड़ी प्यारी सी छोटी सी लोक कथा। एक छोटे से गांव के 4 किसान भाई हैं, कूड़न, बुढ़ान, सरमन और कौराई। कूड़न की छोटी बेटी दिन में इन चारों किसान भाइयों के लिए खेत पर खाना लेकर जाती है। एक दिन ऐसे ही खाना लेकर जाते हुए उस बेटी को पैर पर पत्थर से ठोकर लगती है। उसको उस पत्थर पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर जोर से दरांती देकर मारती है, लेकिन देखती क्या है, वो सोना बन गया है। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, पारस पत्थर था। अब ये बेटी इस पत्थर को उठाकर भागती हुई अपने पिता और चाचाओं के पास जाती है और उनको एक सांस में ये कहानी सुना डालती है। उसके बाद जानते हैं ये बेचारे सीधे साधे किसान क्या करते हैं? उस पारस पत्थर को लेकर जाते हैं सीधा राजा के पास। और जानते हैं राजा उनसे क्या कहता है? राजा कहता है, कोई बात नहीं, ये पारस पत्थर, ये सोना सब अपने पास रखो, बस अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। अब सोचिए, कहाँ वो पारस पत्थर और ढेर सारा सोना और कहाँ एक तालाब। तालाब बनाना उस वक्त कितने यश की बात रहा करती होगी। ये छोटी सी कहानी हमने उस किताब से ली है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। इस किताब का नाम है आज भी खरे हैं तालाब और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। वैसे तो पूरे राजस्थान में ही मरुस्थल भरपूर है, लेकिन कहते हैं कि 3 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि मानो मरुस्थल ने अपने आप को इन्हीं तीनों ज़िलों में समेट लिया हो। ये 3 ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इन तीनों ज़िलों में इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी कम बरसात होती है कि हमेशा सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। पुराने ज़मानों में भी यही था, लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक इन जगहों में 99% जगहें ऐसी थीं जहां पर भरपूर पानी था। मध्य प्रदेश की जिन जगहों से आज हमें सूखे की खबर मिलती है, उन्हीं जगहों पर पुराने ज़मानों में पर्याप्त पानी था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की इन सूखाग्रस्त मरुभूमि सरीखी जगहों में जो इतना सारा पानी जमा होता था, ये करिश्मा था। ये करिश्मा कर पाते थे वो अनाम लोग जो तालाब बनाते थे, जिन्हें आज हमने अपने बीच से ही नहीं, इतिहास के पन्नों से भी खो दिया है। ये किताब हमें उन्हीं अनाम लोगों के बारे में बताती है। तालाब बनाने की योजना से लेकर और उसके बनने की प्रक्रिया खत्म होने तक जो लोग एक एक गज का हिसाब रखते थे, भारत के कुछ हिस्सों में तालाब बनाने वाले इन एक्सपर्ट्स को कहा जाता था गजधर। यही गजधर भारत के बाकी हिस्सों में कहलाए सिलावटा। शिला से बना सिला। शिला, चट्टान या पत्थर का काम करने वाले वास्तुकार, शिल्पकार कहलाए सिलावटा। जब यही सिलावटा गुजरात गए तो सलाट हो गए,
जब मध्य प्रदेश की तरफ चले तो वहाँ पहुँचकर सिलाकारी बन गए। आज भी गुजरात में बहुत सारे सलाट और मध्य प्रदेश में सिलाकारी जाति के लोग मिलेंगे। अनुपम मिश्र लिखते हैं कि इन सलाटों की और गजधरों की खासियत ही ये थी कि ये बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए पूरे तालाब की योजना बना देते थे। अब देखिए, ये लोग हमारे बीच नहीं बचे। अगर उनकी पीढ़ियां हैं भी तो अपने वास्तविक रूप में नहीं हैं। अनुपम मिश्र ये भी बताते हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में सिलावटा जाति के एक नेता थे। उनका नाम जानते हैं क्या था? हाकिम मोहम्मद गजधर। गजधरों और सलाटों के बाद आदिवासियों और बंजारों को भी तालाब बनाने में महारत हासिल थी। हमारे देश का सबसे मशहूर तालाब भोपाल ताल बनवाया तो राजा भोज ने था, लेकिन उसकी सारी योजना कालिया गोंड ने बनाई थी। भोपाल से होशंगाबाद जाते वक्त आज एक नदी दिखती है जिसका नाम है कालिया सोत। वो इसी कालिया गोंड के नाम पर है और आज तो कालिया सोत बांध भी है। अब जैसे कालिया गोंड हुआ, गजधर हुए, सलाट हुए, अनुपम मिश्र बताते हैं कि ऐसे ही कुछ हुए ओढ़ी। कुछ कहावतें हैं ओढ़ियों के बारे में, जैसे ओढ़ी कभी मिट्टी में दबकर नहीं मर सकता, या ओढ़ी रोज नए कुएं से पानी पीता है। ये ओढ़ी गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब जगह फैले थे और इन्होंने अनगिनत तालाब खोद डाले थे। तालाब बनाने में इनको महारत हासिल थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के धार में, राजा भोज के धार में एक बार तालाब बन रहा था। उसके किनारे एक बहुत ही खूबसूरत ओढ़न काम कर रही थी। उस ओढ़न पर राजा भोज का दिल आ गया, लेकिन उस ओढ़न के लिए तो उसका एकमात्र कर्तव्य था मिट्टी का काम करना, मिट्टी खोदते जाना, तालाब बनाते जाना। वो तो एक ऐसी परंपरा का हिस्सा थी जहां पूरे संसार को ही मिट्टी माना गया है। उसने रानी बनना नहीं स्वीकारा और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन मिट्टी और तालाब का काम नहीं छोड़ा। भोपाल के भारत भवन से लेकर और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक आज उस ओढ़न के नाटक खेले जाते हैं। उस ओढ़न का नाम था जस्मा। जस्मा ओढ़न के गीत आज भी फसल कटने के बाद भारत की कई जगहों में गाए जाते हैं। अनुपम मिश्र इसके बाद हमें राजस्थान की एक बड़ी ही रोचक जाति के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जैसलमेर के पास करीब 10वीं सदी में एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था पल्ली। वहाँ के ब्राह्मणों को एक महारत हासिल थी, वो खडीन बनाते थे। अब ये खडीन क्या है? खडीन यानी बांधनुमा खेत। यही ब्राह्मण खडीन के अलावा कुएं और तालाब भी बनाते जाते थे। इनके आलीशान घर थे, ये लोग समृद्ध थे, लेकिन जैसा कि अनुपम मिश्र बताते हैं, इनका स्वाभिमान बहुत बड़ा था। वो लिखते हैं कि राजा से कुछ अनबन होने के बाद रातों रात इन्होंने अपने सारे खडीन, तालाब, कुएं छोड़ दिए और पल्ली नगर खाली कर दिया। राजस्थान के पल्ली से बाहर जब ये ब्राह्मण आए तो ये कहलाए पल्लीवाल ब्राह्मण, जिन्हें आज हम पालीवाल कहते हैं। अब देखिए, इन ब्राह्मणों से होकर अनुपम मिश्र आपको ले जाते हैं एक दूसरी जगह, छत्तीसगढ़। वहाँ के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ के आसपास के इलाकों में कुछ बंजारों ने घूम घूम कर अनगिनत तालाब खोदे। ये बंजारे अपने पूरे शरीर में राम नाम गुदवा कर रखते थे, इसलिए इन्हें रामनामी बंजारा कहा जाता था। पूरी जिंदगी राम नाम लेते हुए तालाब खोदते गए। लेकिन आपको पता है, जब कोई रामनामी बंजारा मरता था तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता था? जलाकर नहीं, मिट्टी में दफनाकर। ये लोग कहाँ गए? इनकी पीढ़ियां तो अभी मौजूद हैं, लेकिन हमने इनको इनके वास्तविक स्वरूप में खो दिया है। अब चाहे गजधर हों
या सलाट, पल्ली के ब्राह्मण हों या रामनामी बंजारे या कालिया गोंड, किसी की जात पात देखे बिना समाज तालाब बन जाने के बाद इन सबको बड़े बड़े इनाम से नवाजता था। और इनाम भी ऐसे नहीं जैसे आज हम और आप अपने मिस्त्रियों को देते हैं। मैंने कहा ना, बड़े बड़े इनाम, यानी सोना चांदी, यहाँ तक कि कुछ को तो ज़मीन भी भेंट कर दी जाती थी। यानी समाज इन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता समझता था, जिससे कि ये लोग बचे रहे, तालाब बनाते गए, पानी की कभी कमी नहीं होने दी। बस वो पुराना समाज जहाँ बिखरा, इन लोगों को दी जाने वाली तवज्जो ख़त्म हो गई और हमारे नलों से पानी गायब हो गया और तालाब सूख गए। लेकिन ये सब सुनकर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये किताब सिर्फ जल संरक्षण या तालाब बनाने वाली अनाम जातियों के रोचक किस्सों के बारे में है, बल्कि मेरे हिसाब से तो इस किताब में इंसान की बनाई हुई बुनियादी संस्थाओं को समझने का बड़ा अच्छा तरीका पेश किया गया है। जैसे समाज को समझना है, या आपको अगर उत्सव त्योहार समझने हैं, राजा और प्रजा का संबंध समझना है, और सबसे बड़ी बात, अगर खूबसूरत भाषा कैसे बनती है ये समझना है, उसके प्यारे प्यारे शब्द कैसे बनाए जाते हैं ये समझना है, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। अब ये जो भाषा है, ये वो भाषा नहीं जो हमारे स्कूल की व्याकरण की किताबों में लिखी होती है, जो उस किताब के सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षरों से जम चुकी है। ये वो जमी हुई भाषा नहीं, ये तो बहती हुई भाषा है, जो आम लोगों की ज़बान पर बहती चलती है। इसे जो मिलता है उसे अपने साथ मिलाती है और अपना भी रंग उसी के अनुसार बदलती चलती है। अब तालाब के अंग प्रत्यंग का नामकरण ही लीजिए। अनुपम मिश्र बताते हैं कि भारत के कई हिस्सों में एकत्र होने को कहते हैं आगौरना। अब तालाब का पानी पहले पहल जिस जगह आकर एकत्र होगा, इकट्ठा होगा, उस जगह का नाम रखा गया आगौर। अब तालाब का खजाना क्या है? तालाब का खजाना है आखिरकार ठहरा हुआ पानी। अब आगौर की ढाल से होकर आखिरकार ये पानी जिस जगह आकर इकट्ठा होगा, वही होगा तालाब का खजाना या तालाब के पानी का घर। अब अनुपम मिश्र बताते हैं कि भारत के कई हिस्सों में घर या खजाने को आगर कहा जाता है। तो आगौर का पानी ढाल से होता हुआ आखिरकार जिस जगह आकर टिकेगा, वो कहलाएगा आगर। अब आगर में पानी तो आ गया, लेकिन आगर में भरे हुए इस पानी की रक्षा कौन करेगा? उसका मजबूत किनारा, उसका पालक, उसका रक्षक। पालक से बना पाल, तालाब का पाल, तालाब के आगर का पाल, यानी उसका मजबूत किनारा। उस पाल पर जाना है, ये बाद में बना उस पार जाना है, जिससे हमने आर पार की बात की है ना। मज़ेदार। ऐसे ही जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हम कहते हैं कि पेट अफरा गया है। ठीक ऐसे ही तालाब के आगर में अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो वो तालाब और उसके पाल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। अब उसमें एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहाँ पानी एक स्तर तक आने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगर से रिसने लगता है। उस जगह को बोला गया अफरा, जो तालाब को अफरने से बचाए। बाकी हिस्सों में यही अफरा अपरा हुआ, अपरा का उबरा हुआ, उबरा हुआ, उबर हुआ। छत्तीसगढ़ में इसी अफरा को छलका कहा गया, जिससे पानी एक स्तर तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा छलकने लगे। बुंदेलखंड में यही अफरा बगरना हुआ या बगरन हुआ, जहाँ से एक स्तर तक पहुँचने के बाद पानी बगर जाए या धीरे धीरे गिरने लगे। ऐसी थी ये भाषा। अब ऐसे ही जब आगौर की ढाल से पानी तेजी से गिरता हुआ आगर में इकट्ठा होता है तो कहीं आगर का पाल टूट न जाए, इसके लिए आगर के पाल को एक कोण पर बनाया जाता था। अब ये जो कोण है ये कहलाया तालाब की कोहनी। आगौर की लहरों के तेज वेग को रोकने के लिए
कभी कभी आगर के बीचों बीच अतिरिक्त मिट्टी से एक द्वीप बना दिया जाता था, जिसे राजस्थान के कई इलाकों में लाखेटा कहा गया है। मध्य प्रदेश में यही द्वीप हो जाता है। अनुपम मिश्र भारत के ऐसे ही एक सबसे बड़े द्वीप के बारे में बताते हैं। ये भोपाल ताल का द्वीप था। होशंगाबाद के होशंग शाह ने राजा भोज से लड़ाई के वक्त भोपाल ताल में बहुत तोड़फोड़ की। बाद में तालाब सूख भी गया, लेकिन भोपाल ताल का ये जो द्वीप था, ये आज इतना बड़ा शहर है जिसके ऊपर एक रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। भोपाल से इटारसी जाते वक्त ये द्वीप रास्ते में पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन का नाम है मंडी द्वीप। जी हाँ, ये वही मंडी द्वीप है, कालियागोंड की प्लानिंग में बनाए गए भोपाल ताल का द्वीप, मंडी द्वीप। खैर, ये द्वीप जहाँ लहरों के तेज वेग को तोड़ते थे, वहीं समाज को जोड़ते भी थे, क्योंकि अक्सर इन्हीं द्वीपों पर पीपल का पेड़ लगा दिया जाता था और उस पीपल के पेड़ के साथ उस इलाके की किसी जानी मानी शख्सियत के नाम पर चबूतरा बना दिया जाता था। लोग वहाँ जाते थे, दिया जलाते थे और उस शख्सियत को याद किया करते थे, वर्तमान को अतीत से जोड़ते थे। तो ये जो द्वीप था, ये जो लाखेटा था, ये तोड़ने और जोड़ने दोनों का ही काम करता था। अब तालाब के इन सारे हिस्सों का कुल जोड़ ही तालाब था, यानी पाल, आगौर, आगर, दीप, कोहनी, इन सब का कुल जोड़ था तालाब। और इन सब के बीच होते थे एक घटोइया बाबा। घटोइया बाबा यानी गांव-गांव के वरुण देवता। अफरा इस तरह बनाया जाता था कि वो घटोइया बाबा के चरणों तक आए। अब गांव में किस तरह की बातें होती थीं? अनुपम मिश्र लिखते हैं कि गांव में लोग कुछ यूं कहा करते थे, अरे पानी कहाँ तक आया, घटोइया बाबा के चरणों तक पहुंचा कि नहीं? बस घटोइया बाबा के चरणों तक पानी पहुंच जाए तो पूरे साल काम चले। है ना मज़ेदार? अब तालाब के नामकरण देखिए किस तरह होते थे। पहली बात तो ये कि तालाब की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, उसको एक प्राणी माना जाता था। उसके बाद बड़े ज़ोर शोर से उसका नामकरण किया जाता था। नामकरण में तो चाहे जो भी नाम रखा जाए, अब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से भी तालाब के नाम बदलते चलते थे। मिथिला, सीता जी का घर, वहाँ आज भी एक तालाब है जहाँ उसके किनारे, उसके पाल पर स्वयंवर होता है सीता जी की स्मृति में, जैसा उनका हुआ था, जिसमें वर चुना गया था भगवान राम को। बस आज फर्क ये है कि कन्या के बजाय पूरा कन्या पक्ष वर को चुनता है। इस तालाब का नाम रखा गया दूल्हा ताल। बिहार के मुंगेर की एक कहानी है, दुखद कहानी, जहाँ एक राजा की 5 बेटियां थीं और पांचों ने तालाब में कूदकर जान दे दी थी। तो उस तालाब का नाम रख दिया गया हा हा पंचकुमारी ताल। महाराष्ट्र के महाड़ का एक तालाब है जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, बहुत जायकेदार पानी है उस तालाब का। अब मराठी में कई बार जायकेदार को बोला जाता है चौदार, तो इस तालाब का नाम रखा गया चौदार ताल। ये वही चौदार ताल है जहां सन 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार आंदोलन की शुरुआत की थी। अनुपम मिश्र बताते हैं कि झूमर सर का आभूषण है, खूबसूरती के लिए पहना जाता है। अब अगर किसी नगर का कोई तालाब उसके सिर का आभूषण बन जाए, इतना खूबसूरत हो, तो उस तालाब को बड़े प्यार से बोल दिया जाता है झुमरी तलैया। उस तलैया के नाम पर ही उस जगह का नाम पड़ गया झुमरी तलैया। ऐसा नहीं है कि जैसे बेटी को प्यार से बोल दिया गया हो बिटिया रानी। तो ये है वो भाषा जो तालाब और समाज एक साथ हाथ में हाथ डाले बनाते गए। मेरे ख्याल से तो इस किताब में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पुराने ज़माने का इंसान और वो समाज प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस हद तक समझता था, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे तालाबों के रखरखाव को ही देखिए,
तालाब बन जाने के बाद उस वक्त कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी वाटर वर्क्स या सिंचाई विभाग जैसा कुछ नहीं था जो उस तालाब का रखरखाव करे। वो समाज का एक एक इंसान था जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता था। अब जैसे अनुपम मिश्र बताते हैं कि कोई तालाब के पाल पर सरसों की खली का धुआं कर रहा है कि ताकि पाल पर चूहे बिल न बना लें। तालाब के बनते ही पहलवानों ने अपने अखाड़े छोड़कर तालाब के पाल पर अखाड़े बना लिए हैं तालाब की रक्षा करने के लिए। और कई लोग तो तालाब के पानी को साफ रखने के लिए उसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियां डाल रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में गदिया या चीला डाली जाती रही है और राजस्थान में निर्मली या चाक्षुष। ये वही चाक्षुष है जो बाद में चलकर चाकसू हुआ, जो आज राजस्थान का एक बहुत बड़ा ज़िला भी है, चाकसू ज़िला। ये थी समाज की कृतज्ञता, ये थी समाज की और उसके एक एक इंसान की जिम्मेदारी तालाब के प्रति। तो ये सारे काम बिना किसी सरकारी आदेश या दस्तावेज के हो जाया करते थे। लोग ना तो इन कामों की सरकार से मांग किया करते थे और न ही सरकार लोगों पर दबाव डाला करती थी, और ना ही हमें सेव अर्थ जैसे स्लोगन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये तो बस यूं ही खुद ब खुद सामाजिक संरचना से ही हो जाता था जो आज हम खो रहे हैं। एक ऐसा ही उदाहरण है गाद का। तालाब में जम जाने वाली वो मिट्टी जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो तालाब को बहुत हानि पहुंचाती है। अब आप ये देखिए कि आज का समाज इस गाद की समस्या को किस तरह लेता है। अनुपम मिश्र लिखते हैं कि आज कई सरकारों के प्रशासन ये कहते हैं कि ये गाद निकालना तो बड़ा खर्चीला काम है, इसका तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि इतने में तो एक पूरा नया तालाब बन जाए। और मज़े की बात यह है कि ये नया तालाब कभी नहीं बनता। अब अनुपम मिश्र हमें लेके चलते हैं पुराने भारत में। वहाँ देखिए इस समस्या के साथ क्या किया जाता था। वहाँ इस समस्या को अपने पास बुलाया जाता था, बगल में बिठाया जाता था और उसके साथ खेल खेला जाता था। जी हाँ, उस खेल को बोला जाता था ल्हास उत्सव। इस ल्हास में राजा और प्रजा दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए तालाब की गाद को तालाब से बाहर निकाला करते थे। अनुपम मिश्र लिखते हैं कि ये वो दिन होता था, ल्हास का उत्सव, जिस दिन आपके कंधे अपने राजा के कंधों से रगड़ खा सकते थे, क्योंकि वो भी एक आम आदमी की तरह गाद निकाल रहा होता था। जैसलमेर के राजा तेज सिंह भी ऐसे ही एक दिन गाद निकाल रहे थे ल्हास उत्सव में कि उन पर जानलेवा हमला हुआ और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ल्हास नहीं रुका। वो मध्य प्रदेश के भील समाज में भी खेला जाता रहा और यही ल्हास गुजरात में भी खेला जाता रहा। ये है ल्हास का उल्लास, जिससे समाज और तालाब दोनों चलते गए। राजा और प्रजा तालाब में मिलकर एक रंग कैसे हो जाते हैं, ये पता चलता है इस किताब में बड़े तरीके से सुनाई गई घड़सी सर की कहानी से। जैसलमेर के पास सन 1156 के आसपास राजा रावल जैसल ने एक बड़ा तालाब बनवाया। उस वक्त ये जैसल सर कहलाया। सन 1356 तक आते आते जैसलमेर की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। पारिवारिक षड्यंत्र, युद्ध, असुरक्षित सीमाएं उस वक्त जैसलमेर का इतिहास लिख रही थी। इस सब के बीच उस वक्त के राजा घड़सी को समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी थी, तो उन्होंने जैसलसर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। पाल पर खड़े घड़सी इसी काम की देखरेख कर रहे थे और महल के अंदर षड्यंत्र चल रहा था। राजा घड़सी की हत्या कर दी गई। रानी को सती होना था, लेकिन उसके सामने तो राजा के छोड़े अधूरे काम को पूरा करने का लक्ष्य और कर्तव्य था। उसे तो तालाब पूरा बनवाना था। रानी विमला सती नहीं हुई। सारे पारिवारिक षड्यंत्रों को झेलते झेलते उसने तालाब पूरा बनवाया, जिसे आज हम घड़सी सर के नाम से जानते हैं। कहते हैं लोग घड़सी सर देखने आते हैं तो घड़सी सर उनके साथ चला जाता है, यानी
उनके दिलों में बस जाता है। ऐसा ही हुआ सिंध की एक वैश्या टीलो के साथ। तो उसने घड़सीसर के प्रवेश पर एक दरवाजा बनवाना शुरू किया। लोगों ने राजा के कान भरे, महाराज, क्या अब आपके तालाब पर एक वैश्या दरवाजा बनाएगी? खबर टीलो को मिली और उसने झट से उस जगह दरवाजे के साथ साथ उसके ऊपर एक मंदिर भी बनवा दिया। उस दरवाजे को आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। आज भी लोग टीलो के बनवाए इसी पोल से यानी दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं और बड़े जतन से टीलो के नाम को याद रखे हैं। अकेला घड़सीसर पूरे जैसलमेर में पानी पहुंचाता था। 9 और तालाब थे जो घड़सीसर से ही भरे रहते थे। यानी घड़सीसर का अफरा या नेष्टा निकलते ही पानी पहुंचता था पहले तालाब यानी नौताल में। वहाँ से गोविंदसर, जोशीसर, गुलाबसर, भटियासर, सूदासर, मोहतासर, रतनसर और आखिर में किसनघाट तक। तो ये था घड़सीसर। अनुपम मिश्र के ही शब्दों में राजा प्रजा की जुगलबंदी का एक अद्भुत गीत, जहाँ राजा और रानी के बाद प्रजा ने भी कई मंदिर, कई चबूतरे बनवाए और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए। और ये है तालाब के प्रति वो ममता, वो प्यार जिसने तालाबों को बनाए रखा था। करीब 500 बरस पहले राजस्थान का एक नौजवान था मेघा, जो ढोर चराया करता था। लौटते वक्त एक दिन मेघा ने जो थोड़ा सा पानी उसकी कुप्पी में बच गया था, उसे एक छोटे से गड्ढे में आग के पत्ते से ढक दिया। 2 दिन बाद जब मेघा उस जगह वापस पहुंचा तो पत्ता हटाकर वो क्या देखता है कि उस गड्ढे में तो ठंडी हवा है, नमी के साथ, और अचानक उसके मुंह से निकला भाप। उसने सोचा, जब इतने सूखे में इतना थोड़े से पानी की नमी भी बनी हुई है तो क्यों ना तालाब बनाया जाए। मेघा ने दिन रात मेहनत करके अकेले ये काम शुरू किया। जब लोगों को दूर से तालाब का घेरा बनता हुआ दिखा तो वो भी शामिल हो गए। मेघा इस तालाब को पूरा होता नहीं देख पाया। घड़सीसर की कहानी में एक राजा की पत्नी सती नहीं हुई और यहाँ पर मेघा की पत्नी ने भी सती न होकर तालाब पूरा करने की ठानी। तालाब पूरा हुआ। मेघा के मुंह से आश्चर्य से निकले भाप शब्द से ही इसका नाम बाप पड़ गया और मेघा को मेघूजी के नाम से आज भी याद रखा गया है। अनुपम मिश्र बताते हैं कि बाप बीकानेर जैसलमेर के रास्ते में पड़ने वाला छोटा सा कस्बा है। चाय और कचौरी की 5-7 दुकानों वाला छोटा सा अड्डा। आज भी बारिश के दिनों में यहाँ 4 मील तक पानी भर जाता है, लेकिन अब वैसा तालाब कहाँ रहा। घड़सीसर में भी अब कोई ल्हास नहीं होता। राजा अपनी प्रजा के साथ लाद निकालने नहीं आते। घड़सीसर के आगौर में अब हवाई अड्डा है। घड़सीसर से भरने वाले जिन 9 तालाबों का हमने जिक्र किया, उनके ऊपर अब बेतरतीब रिहाइश बढ़ती जा रही है। भुजलिया के 8 अंग पानी में डूब सकें, इतना पानी ताल में रखना। यह एक गीत है जो भारत के कई हिस्सों में औरतें गाती थीं। उनके पीछे ऐसा समाज भी था जो औरतों की इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। तालाब की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, नामकरण होता था और यहाँ तक कि शादी भी होती थी, जिसमें 5 जगहों का पानी तालाब में मिलाया जाता था। राजा प्रजा मिलकर गाद निकालने वाला उत्सव लाश तो खेलते ही थे। इस किताब को पढ़कर हम समझ पाएंगे कि तालाब और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगर समाज तालाब के लिए एक मजबूत पाल था तो तालाब भी समाज में इंसानों को जोड़े रखता था। उसके पाल पर उत्सव मनाए जाते थे, गीत गाए जाते थे। वो राजा और प्रजा को एक साथ आने का मौका देता था।
उनकी दूरियां मिटाता था। फिर एक दिन हमारे देश में अंग्रेज आए। उन्होंने दस्तावेज ढूंढे, नहीं मिले। तालाब और बाकी चीजें बनाने वाले गोंड, गजधर या रामनामी अपने पास दस्तावेज नहीं, कर्तव्य बोध और एक मन रखते थे। अंग्रेज इनके मन से मन क्या मिलाते। उन्होंने तो इन सब को अनपढ़, असभ्य घोषित कर दिया। यहां तक कि इन्हीं में से कुछ जातियों को ठग और अपराधी बना डाला। और तब बने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स जैसे संस्थान। ओढ़ी जो कभी मिट्टी में दबकर नहीं मर सकते थे, उन्हें पीडब्ल्यूडी और वाटर वर्क्स के दस्तावेजों ने दबा कर मार डाला। पाइपलाइन तो बिछा दी गई, नल लगा दिए गए, जिनमें आज पानी कम और सन्नाटा ज्यादा बहता है। अनुपम मिश्र लिखते हैं कि सन 1900 के आसपास जब दिल्ली में नल लगने शुरू हुए, तब शादी में एक गाना गाया जाता था, फिरंगी नल मत लगवाए दियो। कर्तव्य बोध से भरा समाज बिखर गया था। तालाब का पाल टूट गया था। वो पानी आज बहकर हमारे शहर की सड़कों को भर देता है। हम हर बार अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर थोड़ा नाराज होते हैं। अगले साल फिर वही। भारत के कई इलाकों में आज तालाबों को फिर से जिंदा किया जा रहा है, इस आशा के साथ कि तालाब हमारे गांव, कस्बों और शहरों को पानी से भर देगा और हमारी सूख चुकी सामाजिकता को भी थोड़ी नमी दे जाएगा। तो एक दूसरे को आदर देने वाला, समाज और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने वाला वो इंसान खत्म हो चुका है। हमने अपने आप को अलग अलग घरों में बंद कर लिया है। वो समाज बिखरा तो तालाब सूख गया। तालाब सूख गए तो हमारा समाज कभी नहीं जुड़ पाया। राजा और प्रजा तो बहुत दूर की बात है, प्रजा ही आपस में नहीं मिल पाती। तो इस किताब को जरूर पढ़ें, भले ही ये वीडियो शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन आज भी खरे हैं तालाब की कॉपी खरीदें और समाज, संस्कृति, पर्यावरण, भाषा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं, उनको समझने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़ें। नमस्कार।